अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की उत्तर प्रदेश में आई महातबाही की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और खराब इस कदर कि अब तक 20 दिनों के बाद भी उत्तर प्रदेश अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन स्थिर यानी स्टेबल नहीं कर पाया है। शायद हम इकलौता ऐसा प्रदेश होंगे दिल्ली के बाद जहां पर ऑक्सीजन की समस्या लगातार बढ़ती, गंभीर और खतरनाक जानलेवा स्तर तक पहुंच चुकी है। ये हालात एक दिन में खराब नहीं हुए हैं, ये हालात झूठ बोलने से लगातार खराब होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज है, कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, लेकिन शमशान घाट पर जलती धधकती चिताएं, कब्रिस्तान में दफन होते लोग, अस्पतालों में जूझ रहे लोग, आईसीयू में एक एक सांस के लिए तड़प रहे हमारे प्यारे प्रदेश के नागरिकों की हालत देखकर इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि यह असत्य और मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं। अगर होती तो हमारे प्रदेश के नागरिकों की यह हालत नहीं होती कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े भले ही कुछ कहानी कह रहे हो बहनों भाइयों, मैं लगातार आपसे कहता आ रहा हूं कि कोविड का, कोरोना का प्रकोप और इसका तांडव देखना है तो अस्पतालों में मत जाइए, शमशान घाट जाइए, कब्रिस्तान जाइए। आपको पता चलेगा कि इस वायरस ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल डाला है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं। मैंने पिछले सप्ताह भी यह बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। हमारे प्रदेश में लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की किल्लत से ज्यादा मर रहे हैं। हमारे प्रदेश में लोग कोरोना से कम अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। हमारे प्रदेश में कोरोना से कम दवाएं और इंजेक्शन न मिलने से ज्यादा लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक एक सांस का संघर्ष है। आती हुई हर एक सांस ये उम्मीद जगाती है शायद उनका जीवन बच जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। आंकड़ों को दुरुस्त कर लेने मात्र से आप इस गंभीर, बेहद विकट और बहुत ही भयानक संकट से बच नहीं सकते हैं। हमें इसके लिए कुछ ठोस और बड़े उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है, जो मैं पिछले 14 महीने से लगातार आपके समक्ष रख रहा हूं। सरकारों ने उन सलाहों को, दुनिया के दूसरे देशों द्वारा उठाए गए उपायों को लगातार नजरअंदाज किया, आंख मूंद कर बैठे रहे, कंबल ओढ़कर सोते रहे। नतीजा आज उत्तर प्रदेश में मौत तांडव बनकर नाच रही है। गांव गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। हर गांव से एक दो अर्थियां उठ रही हैं। कुशीनगर जैसे छोटे से रूरल एरिया में आज 600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज आए, वो भी तब जब हम एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। आरटीपीसीआर बेहद कम होती है, सीमित मात्रा में होती हैं जांचें। जांचों को सीमित करके, आंकड़ों को दुरुस्त करके आप अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी सभ्य समाज का क्या हो सकता है कि हम अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी सम्मान से नहीं कर पा रहे हैं। कतारों में लाश जलाई जा रही है। लखनऊ, कानपुर के भीतर, गोरखपुर में जाकर देखिए, आप वाराणसी में देखिए, मेरठ देख लीजिए, गाजियाबाद देखिए, नोएडा देख लीजिए, हापुड़ की तस्वीर देख लीजिए, दिल दहलता है। लेकिन सिस्टम और सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार यही दोहरा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, जीवन रक्षक दवाएं मौजूद हैं, हम लगातार टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो मर रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो कतारों में जिनकी लाशें फूकी जा रही हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये चाइनीज हैं? या अफगानिस्तान के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के? कहां के लोग हैं? हर कोई जानता है कि हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे राज्य के निवासी हैं, जो इलाज न मिल पाने के अभाव में इस प्रदेश में
तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मेरठ के भीतर कल रात में 21 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। गाजियाबाद में पब्लिकली अस्पताल अनाउंस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को ले जाओ। यह मन को द्रवित करता है। मैं फिर कह रहा हूं, लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, इनकी अव्यवस्थाओं से, इनकी बदइंतजामियों से ज्यादा मर रहे हैं। अगर कोरोना की दूसरी लहर इतनी व्यापक और भीषण थी कि पूरा यूरोप लॉकडाउन में दोबारा चला गया था, हमने नहीं सीखा कि अमेरिका में क्यों दोबारा से कोविड की लहर आई और क्या तबाही लेकर आई। अगर हमने सीखा होता तो आज हम इस तरह से घुटनों पर पड़े नहीं होते कि हमारी पूरी व्यवस्था ढह गई हो। जब यह कहा जाता है कि लखनऊ के भीतर हजारों बेड हैं, तो आसपास के जिलों के लोग इस झूठी दिलासा जो अखबारों में, चैनलों में देखकर भागे चले आते हैं और यहां उनको बेड नहीं मिलती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में 38 साल सेवा करने वाले एक सरकारी अधिकारी को उत्तर प्रदेश में बेड नहीं मिली, उनको रेवाड़ी में जाना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हो गई, दूसरे प्रांत में इलाज के लिए गए। अयोध्या के रहने वाले कुछ लोग ऑक्सीजन और बेड की तलाश में पश्चिम बंगाल चले गए। क्या यह किसी प्रदेश के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक नहीं हो सकता कि हम अपने ही लोगों को अपनी आंख के सामने मरते हुए देख रहे हैं? हम उनके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके हम अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपने कहा कि आपने ऑक्सीजन ट्रैकर प्रणाली डेवलप की है, ऐप्स बनाए हैं, इंटरनेट वेबसाइट्स बनाई हैं। किस काम की हैं वो वेबसाइट और ट्रैक जो अखबारों में और मीडिया में सजा के बताया गया था? आखिर वो प्रणाली काम क्यों नहीं आ रही है? मेरी आत्मा रो रही है। दुखी मन के साथ मैं ये बताना चाहता हूं, गोरखपुर के भीतर एक अस्पताल में अस्पताल संचालक और डॉक्टर लगातार प्रशासन से गिड़गिड़ाते रहे, फोन करते रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर, सांसद से लेकर, विधायक से लेकर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर सब जिम्मेदार लोगों को सूचना दी कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, साहब भेज दो वरना लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं आई गोरखपुर के भीतर। 4 लोगों की मृत्यु हो गई गोरखपुर में ऑक्सीजन न होने के अभाव में। क्या यह प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं है? कितने दिन बीत जाने के बाद भी हम अपने प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। केजीएमयू जैसे बड़े संस्थान में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कुछ घंटों के बैकअप पे चीजें चल रही हैं, लेकिन प्रदेश में बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। बड़े लोगों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, ताकतवर लोगों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, वीआईपीज के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सोर्स, सिफारिश, पहुंच, ताकतवर, सत्ता के नजदीकी लोगों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ठीक कह रहे हैं वो। कमी किसके लिए है? हमारे आप जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, गांव के आदमी के लिए, समाज की अंतिम पायदान में बैठे हुए सर्वहारा के लिए मुसीबत है। अंत्योदय पर मौजूद व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। अमीर, ताकतवर, सत्ता के करीबी लोगों के लिए सब उपलब्ध है। बेड भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी है, आईसीयू बेड्स भी हैं। हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां इलाज में भेदभाव है। बड़े लोगों को बेड आसानी से उपलब्ध हो रही है, ऑफर की जा रही है, गरीब उसी अस्पताल में तड़प कर बाहर दम तोड़ रहा है, सांसें टूट रही हैं उसकी, उसका परिवार तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उनकी जिंदगियां खराब हो गई हैं। जिनके घर पर कोविड की मौतें हुई हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं बहनों भाइयों। परिवार के परिवार तबाह बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गया है उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन खराब हो गया है। आगे के जीवन का संकट है उनके सामने, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लोग रो रहे हैं। और ये बात और दुखी करती है कि वो अपनों का अंतिम संस्कार और अपने दुखों को किसी से बांट भी नहीं सकते। क्या इससे बड़ी मुसीबत मानव समाज पर आ सकती है? मुझे लगता है नहीं आ सकती है। तो यही वो वक्त होता है कि सरकारें संवेदनशीलता दिखाएं, सहृदयता दिखाएं,
अपने लोगों के साथ खड़ी हुई दिखें, ना कि उनका क्रूरता से मजाक उड़ाएं। यह वक्त होता है जब हमारे जख्मों पर हमारी संवेदनाएं टूटी हैं, हम दुखी हैं, पीड़ित हैं और लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, वो गम में हैं। उनका गम और दुख बांटने की ज़रूरत है या उनको चिढ़ाने और उनको मजाक करने की ज़रूरत है? जिनके परिवार के लोगों ने एक एक सांस के लिए दम तोड़ा है, क्या वो जीवन भर भूल सकते हैं कि वो बिना ऑक्सीजन के उनके परिजन मर गए? अगले दिन जब वो सुबह अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन चैनल में देखते हैं कि ऑक्सीजन भरपूर उपलब्ध है, क्या बीतती होगी उनके मन में? यही मैं कहता हूं, संवेदनशीलता शासकों की यही होनी चाहिए कि वो प्रजा का, अपने राज्य के नागरिकों का दुख बांटें। आपने कोई तैयारी नहीं की थी दूसरी लहर से निपटने की, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और अब आप उनका दुख भी नहीं बांटना चाहते हैं। शमशान घाट पे कतारों में लाश फूंक कर आने वाले लोग जब अगले दिन ये पढ़ते और देखते हैं कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो खुद भी स्तब्ध होते हैं कि वो गिने गए कि नहीं गिने गए। मैं पहले भी कहता था, पिछले महीने भी, कि ये आंकड़े हैं, आप कभी गिने जाएंगे, कभी नहीं गिने जाएंगे। तो नहीं गिने जाएंगे की तादाद ज़्यादा हो रही है। सरकार की नज़र में आप एक महज आंकड़ा हैं और अब आंकड़े के लायक भी नहीं रह गए। ऐसे मौक़ों पर जब इंतजाम ध्वस्त हों तो सरकारों से हम संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार अपने राज्य के नागरिकों का दुख बांटे, उनके साथ सच बोले और बताए कि वो व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, न कि उनके साथ क्रूर मजाक हो इस प्रकार का कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, अस्पताल की कोई कमी नहीं है, जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ताकतवर लोगों के लिए कोई कमी नहीं। कमी किसके लिए? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब तबका, गांव ग्रामीण के लोग, उनके लिए बहुत कमी है। वो मर रहे हैं, उनको कौन पूछेगा? आगरा में लोगों की टूटती हुई सांसों को वीडियो मैंने देखा है, रोम रोम सिहर उठता है, आत्मा रोती है इस बात को देखकर कि हमारे अपने ही राज्य के लोग और हम हेल्पलेस हैं। हम उन्हें दवा नहीं दे पा रहे हैं, अस्पताल नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं और हम उसका ठोस प्रयास करते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। अपने राज्य के लोगों के दुख को बांटते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। यह वक्त सरकार और समाज को एक साथ खड़े होने का है, एक दूसरे के दुख को बांटने का वक्त है, एक दूसरे की मदद में खड़े होने का वक्त है, सारे संसाधन झोंक देने का वक्त है, क्योंकि इससे बुरा वक्त कोई हो नहीं सकता है हमारे समाज के लिए। आज की डेट में भी राज्य में भर्ती करना, किसी को बेड दिलाना दुनिया का सबसे दुरूह कार्य है। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो, वीआईपी नहीं है तो गरीब आदमी को क्या इलाज भी नसीब नहीं होगा? अगर वो बीमार हो गया है तो क्या उसे जीवित रहने का हक नहीं है? गांव में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। आपको जानकर बहुत दुख होगा और आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी जब मैं ये बताऊंगा कि अब तक 150 से अधिक हमारे टीचर, सरकारी अध्यापक पंचायत चुनाव की बलि चढ़ चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना से। अकेले प्रतापगढ़ में 12 टीचर मारे गए कोरोना की वजह से। क्या उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं हुई? उनके बच्चे अनाथ नहीं हुए? क्या आपके मन में उनके लिए आंसू नहीं आता है कि कर्तव्यों की बलि चढ़ गए वो? पंचायत चुनाव की आड़ में ये जो मौत का खेल खेला जा रहा है, इसने हमारे राज्य के हजारों नागरिकों का जीवन और उनके परिवार का जीवन बर्बाद कर डाला है। जिनके घरों में कोविड से मौतें हुई हैं, उनके हाल का भी पता करिए, उनके दुखों को बांटिए, एक समाज के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। सरकार भले ही कुछ न कर रही हो, आप करिए, आगे आइए। कोविड में मारे गए लोगों का दुख बांटिए, वो अकेले हैं, तकलीफ में हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है और सरकार उनके साथ क्रूर मजाक कर रही है। टेस्टिंग से लेकर शमशान घाट तक उनके साथ हर मौके पर धोखा हुआ है, उनसे गलत बयानी की गई है, जिसके कारण आज लोग मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं एक इंजेक्शन के लिए। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने परिजन के लिए एक इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पैरों पर गिरा हुआ था। हम क्या इस प्रकार के समाज को चाहते थे? क्या इस प्रकार का समाज हमें चाहिए?
हमने क्यों नहीं सीखा यूरोप से, हमने क्यों नहीं सीखा अमेरिका से, हमने क्यों नहीं सीखा चीन से? और 400 दिनों से टीम 11 की बैठक में हमने क्या तैयारियां की? क्या हमने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बात की कभी? क्या जीवन रक्षक दवाओं को हमने स्टॉक किया? नहीं किया। क्या हमने L2 L3 के अस्पताल बढ़ाए थे? नहीं बढ़ाए थे। आईसीयू केसेस इस बार दूसरी लहर में बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल लोगों का तेजी से ड्रॉप कर रहा है। क्या हमने आईसीयू बेड्स बनाई? हमने नहीं बनाई। बनाई होते तो आज ये हालात नहीं होते आपके, कि आप औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। इससे बड़ी त्रासदी भारत के समाज के लिए कोई हो नहीं सकती है। व्यवस्था की संवेदनशीलता इसी से दिखती है कि संवेदनहीन है वो, जो अपने राज्य के नागरिकों के साथ क्रूर मजाक करते हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, टेस्टिंग सीमित कर दी गई है, आंकड़े दुरुस्त किए जा रहे हैं, यह बताया जा रहा है प्रतिदिन की आंकड़े घट रहे हैं। आप अपने आसपास पता कर लीजिए बहनों भाइयों कि क्या हालात हैं। मेरे पास तो संसाधन नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बता सकता हूं जो 14 महीने से बता रहा हूं। दुनिया के हर बड़े विशेषज्ञ को मैं अपने टीवी चैनल पर लाया और इस वायरस के बारे में सब बताया, आपने कुछ नहीं किया। आज फिर बता के जा रहा हूं, सिर्फ 2 चीज है जो आपको बचाएगी, एक डर, एक डबल मास्क। शमशान में जलती चिताओं से आप डरिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों के वीडियो देखकर आप डरिए, अस्पतालों में इलाज न पाने वाले लोगों के वीडियो देखकर आप डरिए। घर पर रहिए, जीवन है तो सब है। और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो डबल मास्क लगाइए, सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर N95 या N99 मास्क लगाइए। डबल मास्क के बिना घर से बिल्कुल मत निकलिए। यही वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गिरेंगे, आप बीमार होंगे, आप कोरोना पॉजिटिव होंगे, आपकी सांसें उखड़ेंगी, यकीन मानिए इलाज के लिए तरस जाएंगे। ऐसा हो गया है हमारा उत्तर प्रदेश। सुनिए कुछ बयान। ऑक्सीजन खत्म हो गया, बोला जा रहा है कि बोलो तो तुमको गोरखपुर रिफर कर दें, तो बोले वहाँ पे सर बेड खाली नहीं है, तो कह रहे तो जितना हमारे पास हो सकता है उतना ही करेंगे, उसके आगे हम नहीं जानते कुछ। और फिर और उसके बाद से बोल रहे हैं कि तुम लेके चले जाओ बाहर। हम बोले सर कहीं बेड नहीं खाली है तो कहाँ लेके जाए, तो बोल रहे हैं कि कहीं भी लेके जाओ, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ सर, समस्या ऑक्सीजन है ही नहीं सर, किसी वार्ड में चल जाए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर, हर वार्ड में ऑक्सीजन का टंकी खाली हुआ है। हमारे मरीज का स्थिति ये है सर, 45 चल रहा है तो ऑक्सीजन लेवल इन्फेक्शन है 75%, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया सिलेंडर बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहे हैं, फिर रुक जा रहा है। अब से ऑक्सीजन खत्म हो गया उस सिलेंडर में, ऑक्सीजन है नहीं हॉस्पिटल में। पिछले 4-5 घंटे से कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। जो लाइन आ रही थी ऑक्सीजन, वो भी टैंक जो आते थे वो भी अवेलेबल नहीं है, जो सिलेंडर होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। सारे मतलब अफरा तफरी मच गई, सारा स्टाफ भाग गया। मरीज को कितनी दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये ना अधिकारियों को पता है ना अफसरों को पता है, कुछ नहीं पता कि पब्लिक हमारी क्या परेशान है, क्या कहें। आज की डिबेट में मेरे साथ डॉक्टर मनोज यादव हैं भारतीय जनता पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर